नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके विद कमल कुमार में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 आरबीसी का अध्याय पहला, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। साथियों, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी आरबीसी की मूल किताबों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में इन्हीं किताबों का लगभग 100% रिजल्ट रहा था। अगर आप इन किताबों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका बेस अपने आप मजबूत हो जाएगा। मैंने इन किताबों को पढ़कर आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो आपकी सफलता की राह को और आसान बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री आपको मिल सके। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय में नामकरण के बारे में देखें तो 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम किसी एक भौगोलिक इकाई का अस्तित्व में नहीं था। समय समय पर इस भूभाग को विभिन्न नाम दिए गए। इसमें सबसे पहले 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। फिर 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इसका नाम राजस्थान और राजस्थान दिया गया। कहीं पर इसका नाम रजवाड़ा भी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें 30 मार्च 1949 को स्वतंत्र रियासतों के एकीकरण के समय सर्वसम्मति की इस प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास का जनक भी माना जाता है और स्वतंत्रता के बाद इस राज्य का वर्तमान नाम विधिवत रूप से अस्तित्व में आया गया था, जो राजस्थान नाम पड़ा था। फिर हम राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक प्रदेशों के बारे में देखें तो ऋग्वेद और महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के उनकी भौगोलिक विशेषताओं और वहाँ की बसी जातियों के आधार पर पहचाना जाता है। जिसे हम सबसे पहले हम बात करें मरु और धनवन प्रदेश। ये जोधपुर के संभाग का क्षेत्र आता था जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। कालांतर में इस क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। जांगल प्रदेश में बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र आता है। इसमें आपके शमी, केर, पेलू आदि वृक्षों की अधिकता होती है। मत्स्य जनपद अलवर, जयपुर, अलवर, भरतपुर का विस्तृत क्षेत्र था। इसमें आप कोटपुतली, बहरोड ये भी जिले आ जाते हैं। और इसकी राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में उल्लेखित है। सूरसेन राज्य के बारे में बात करें तो भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए भाग को सूरसेन कहा जाता था और इसमें धौलपुर और करौली का क्षेत्र भी आता था। मरु और धनवन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, मरुस्थल। ऋग्वेद में भी प्राचीन नामों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों, जो भी ये मैं जानकारी दे रहा हूँ ये आरबीसी की मूल किताब से ली गई है। कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। यही किताब में जो लिखा गया है उसे ही शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, हाल फिलहाल में आरएसबी का जो नया बोर्ड बना है उसके द्वारा जो भी कला, संस्कृति और इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के सभी इसी किताब से पूछे जाते हैं। और आगे हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में बात करें तो एक प्रदेश आता है कांठल। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता है और माही नदी के किनारे या माही नदी के कांठे पर स्थित होने के कारण इसे कांठल प्रदेश कहते हैं, जो प्रतापगढ़ का भूभाग है। छप्पन का मैदान ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है और यह गांव 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। यहीं पर भी माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करें ऊपरमाल दोस्तों, ये भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजूलिया, भीलवाड़ा तक का क्षेत्र है। मतलब चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा का मध्य का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल कहलाता है। ये पठारी भाग है। नेक्स्ट है गिरवा दोस्तों, उदयपुर के आसपास का प्रदेश गिरवा प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर पहाड़ियों की अधिकता है। नेक्स्ट हम बात करें अन्य प्रमुख क्षेत्रों में तो मांड जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर का एक अन्य नाम है वल या मांड प्रदेश जैसलमेर कहलाता है। वागड़ ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ की बोली वागड़ी है। हाड़ौती में दोस्तों हाड़ौती प्रदेश आता है जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। शेखावटी के बारे में बात करें तो इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आ जाते हैं। नेक्स्ट हम प्राचीन भौगोलिक नाम में देखें तो नदियों के किनारे पठारी भूमि और पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण स्थानीय क्षेत्रों के विशिष्ट नाम पड़े जैसे परीक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भौगोलिक नामों का सीधा संबंध जिले से पूछा जाता है। जैसे कांठल नदी का हमने पढ़ा था, नदी के किनारे उसे कांठल कहते हैं। गिरवा जहाँ पर पहाड़ियाँ अधिक हो उन्हें गिरवा कहते हैं। इस तरह से अब हम दोस्तों इसके इतिहास के काल विभाजन को देखें
तो सबसे पहले मानव के संपूर्ण इतिहास को लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और उन्हें पढ़े जा सकने की स्थिति के आधार पर मुख्य रूप से 3 कालों में विभक्त किया गया है। ये दोस्तों आरबीसी की किताब में दिया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास के काल को। सबसे पहला काल है प्राक युग काल यानी प्री हिस्टोरिक काल। इसमें दोस्तों ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मानव लेखन कला से अपरिचित था और इसका समय देखें तो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट है आद्य युग, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, यानी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु अस्पष्ट हैं और इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हुआ है और इसका समय देखें तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा है ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिक, यानी स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, इतिहास वणतः प्रमाणिक है और इसका समय देखें तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान समय तक ऐतिहासिक युग कहलाता है। ये इतिहास काल के 3 विभाजन हैं जो आरबीसी बुक में दिए गए हैं। दोस्तों मानव सभ्यता के उद्भव के प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा जाता था, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ये नॉर्मल जानकारी है। सबसे पहले हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, तो दोस्तों नदी घाटियों में जल और कंदमूल पशु पक्षियों की प्रचुरता के कारण राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय हुआ। चंबल, बनास, लूणी और उनकी सहायक नदियों के किनारे इसके प्रमाण मिलते हैं। पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण और सामग्री देखें तो इस काल में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के बने उपकरण उपयोग होते थे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण किस काल से हमें मिले हैं, तो पूर्व पाषाण काल से मिले हैं। उसकी प्रमुख खोज देखें तो 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली है। और अन्य उत्खननकर्ता के बारे में देखें जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, जो उसमें नाम आता है सेटनकार, जो झालावाड़ के उपकरण खोजे थे, वीएन मिश्र हैं, आरसी अग्रवाल हैं, डॉक्टर विजय कुमार है, हरिश्चंद्र शर्मा है। इनको आप जानते होंगे, इनका संबंध सभ्यताओं से है, जिसका अध्ययन हम इसके अगले पार्ट में जरूर करेंगे। और प्रसिद्ध पुरातत्व बी आलोचना के अनुसार प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण राजस्थान का भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। नेक्स्ट हम बात करें मध्य एवं उत्तर नव पाषाण काल के बारे में। ये मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की दूसरी और तीसरी कड़ी है। इस समय औजारों के तकनीक और आकार में अत्यधिक सुधार देखने को मिला। जैसे जैसे दोस्तों पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण से नव पाषाण काल आए, वैसे वैसे उपकरणों में सुधार देखने को मिला था। मध्य पाषाण काल में देखें तो इसमें नदियों के बारे में बात करें तो लूणी नदी, बेड़ नदी घाटी और विराटनगर आता है। इसमें प्रयुक्त पत्थर देखें तो जेस्पर हैं, एगेट हैं, चर्ट हैं, कार्लेनियन हैं और कैल्सिडोनी हैं। और इसका प्रमुख आकार देखें पूर्व पाषाण काल में तो ब्लेड हैं, एग्रेव हैं, ट्रायंगल हैं, कैसेट हैं, ट्रैप्स हैं, स्केपर हैं, पॉइंटर, ये दोस्तों इस प्रमुख आकार के पत्थर हुआ करते थे। और इसकी विशेषताएं देखें तो उपकरण अत्यंत छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। नेक्स्ट हम बात करें नव पाषाण काल, तो ये भारत के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी इसका उदय हुआ। प्रमुख स्थल इसके देखें तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर क्षेत्र में, राजस्थान के इन क्षेत्रों में उत्तर नव पाषाण काल को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल में पत्थर से बने छोटे, हल्के और उन्नत उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, लघु पाषाण उपकरण को ही माइक्रोलिथ कहा जाता था। दोस्तों ये सभी शॉर्ट नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन थी उन्हीं को उठाया गया है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में धातु काल के बारे में। धातु काल में सबसे पहले हम बात करें ताम्र पाषाण व ताम्र काल के बारे में। तो दोस्तों पाषाण काल के बाद धातु काल का आरंभ हुआ। राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं जो तत्कालीन सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख ताम्रकालीन स्थल और जिले देखें तो सीकर में गणेशवा है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, राजसमंद में गिल्लूड है, उदयपुर में आहड़ व झाडोल है, चित्तौड़गढ़ में पिंड पांडिया है, नागौर में कुराड़ा है, बीकानेर में साबड़ियाँ व पूगल हैं, जयपुर में नंदलालपुरा, किरोड़ो हैं, चितवाड़ी हैं, जालोर में इलाना है। ये सभी के सभी स्थल ताम्रकालीन स्थल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आरबीसी की किताब में दिए हुए हैं।
बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली स्वाई माधोपुर में और मल्हा भरतपुर भी ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष हैं। नेक्स्ट हम बात करें लोहकाल और चित्रित मृदभांड संस्कृति। तो तांबे के पश्चात लोहे का ज्ञान मानव इतिहास की युगांतरकालीन घटना थी। इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता बढ़ाकर परिदृश्य ही बदल दिया। सबसे पहले दोस्तों पाषाण काल आया, फिर ताम्र काल आया, फिर लोह काल आया था। लोह काल के प्रमुख स्थल देखें तो नौ भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू और रेड टोंक। दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आया था कि नौ सभ्यता का संबंध कौन से काल है। ये अभी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। ये नौ सभ्यता लोह काल से संबंधित हैं जो भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में, सोनारी झुंझुनू में है और रेड टोंक में है। दोस्तों लोह भट्टियों के बारे में बात करें तो जोधपुर और सोनारी से लोह को गलाने की भट्टियां मिली हैं। अस्त्र शस्त्र व उपकरण बनाने के कारखाने भी हमें यहाँ से मिले हैं। चित्रित मृदबाण संस्कृति देखें तो लोह काल के बाद स्लेटी रंग की चित्रित मृदबाण संस्कृति का उदय हुआ है। स्थल देखें तो विराटनगर, जोधपुर और सोनारी और नूह में पर्याप्त है। समय देखें तो लगभग 600 ईस्वी से पूर्व यानी कि ऐतिहासिक युग का आरंभ काल माना जाता है। महत्वपूर्ण बात देखें तो रेड सभ्यता जो टोंक से प्राप्त हुई लोह युगीन एक सभ्यता है। यहाँ से प्रचुरता के कारण लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान के सामान्य परिचय, पाषाण काल, लोह काल और ताम्र काल के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम राजस्थान की सभ्यता स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।